Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the classical or real theory of interest. This is the very first theory in interest which define how rate of interest is determined. जैसा कि अब तक हमने जो पिछली थ्योरी जिसमें डिस्कस करी थी उनमें केवल ये बताया गया था कि इंटरेस्ट अराइज क्यों होती हैं, लेकिन इंटरेस्ट किस तरीके से अराइज होते हैं और किस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं, इसके रेफरेंस में हमें तीन थ्योरीज डिस्कस करनी है. एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट थ्योरी अमंग हाउ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एंड दिस इज नोन विद द नेम ऑफ क्लासिकल और रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. और जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो एग्री थे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम पर डिटरमाइन करते हैं. यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है मार्केट का. दिस रियल थ्योरी just explains the determination of the rate of interest by real factors. और ये दो real factors रहते हैं productivity and thrift. It means that productivity का मतलब होता है productivity of capital goods और thrift का मतलब होता है saving of goods. तो productivity of capital goods और saving of goods के basis पर rate of interest को determine किया जाता है according to this theory. ये थ्योरी कहती है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर सेविंग टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ सेविंग. तो इसने कुल मिला के जो दो पर्टिकुलर फैक्टर्स थे उनके बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया. और ये दो फैक्टर्स थे डिमांड फॉर सेविंग टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो सेविंग की डिमांड है पहला फैक्टर, और जो सेविंग की सप्लाई है दूसरा फैक्टर. इन दो फैक्टर्स के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिमांड फॉर सेविंग की. डिमांड कहाँ से आती है सेविंग की? द डिमांड सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स. द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स कम्स फ्रॉम फर्म्स विच डिजायर टू इन्वेस्ट, टू परचेज और टू मेक न्यू कैपिटल गुड्स. अगर मैं कैपिटल गुड्स की डिमांड की बात करूंगा तो ये उन फर्म्स की तरफ से आती है जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या उन्हें परचेस करना चाहती हैं या फिर वो नए कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती हैं. तो उनकी तरफ से कैपिटल गुड्स की डिमांड आती है. और जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी डिमांड क्यों होती है? क्योंकि इनका यूज़ डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूसर या इनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इसी वजह से इनकी डिमांड की जाती है. इसके साथ साथ जो इनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, जो कैपिटल गुड्स हैं जो उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है वो अदर फैक्टर्स की तरह सेम रहती है. जैसे हम अदर फैक्टर्स की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को स्टडी करते हैं उसी तरीके से कैपिटल की भी अपनी एक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है. क्या मतलब होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का? यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मशीन की एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन होगा, इसे हम उस पर्टिकुलर कैपिटल की या उस मशीन की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं. ये बात तो क्लियर हो गई हमारी, है ना? अब हम बात करते हैं जब कैपिटल एसेट्स की, तो कैपिटल एसेट्स बहुत लंबे टाइम तक आपको रिटर्न प्रोवाइड करती रहती हैं. इसका मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसको कैपिटल पर एक परसेंटेज रिटर्न को एस्टिमेट करना जरूरी है कि उसे कितना परसेंटेज रिटर्न रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर मशीन पर जहां उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. ओके, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसे ये पता करना होता है कि उसकी जो कैपिटल है उसका नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है. Whenever we are talking about the marginal unit of capital as percentage of their cost, तो एज परसेंटेज ऑफ देयर कॉस्ट में जो मार्जिनल यूनिट है कैपिटल की, यानी कि अगर आप एक मशीन को एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हो या एडिशनल वे में इंक्रीज करते हो तो उसका नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, इसको आपको फाइंड आउट करना जरूरी है. द मोर कैपिटल एसेट्स ऑफ अ गिवन काइंड एन एंटरप्रेन्योर हैज, द लेस रेवेन्यू ही विल एक्सपेक्ट टू अर्न बाय परचेजिंग वन मोर मशीन. और जब हम
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे एक एंटरप्रेन्योर सेम काइंड की मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करेगा, तो जो उसकी एडिशनल रेवेन्यू है वो लगातार क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि वो लगातार ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो उसका एडिशनल रेवेन्यू है वो लगातार कम होता चला जाएगा अगर वो लगातार एडिशनल मशीन्स को इंक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम कैपिटल के मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व की बात करें तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप के साथ में अवेलेबल होगा। इट विल डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। यानी कि कुल मिला के जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है कैपिटल का वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप के साथ में अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं एक फर्म के साथ में कि वो कितने फैक्टर्स को हायर करेगी। तो फर्म जब परचेजिंग को फॉलो करती है तो उसके लिए उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स को हायर करना प्रॉफिटेबल होता है जहां उसका फैक्टर का प्राइस उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है। अगर सिचुएशन इससे नीचे जाती है तो उसको हायर करना किसी भी फर्म के लिए एडवांटेजेस सिचुएशन नहीं होती है। और जब हम प्राइस ऑफ सेविंग की बात करते हैं, किसी भी कैपिटल गुड को परचेस करने के लिए जो जरूरत होती है हमें सेविंग की, जब हम उसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जब आप सेविंग किसी की हायर करोगे अपने कैपिटल गुड्स को परचेस करने के लिए तो उसके रेफरेंस में जो उसका प्राइस है उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर है he will demand saving to purchase capital goods up to the point, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक कैपिटल गुड्स को परचेस करने के लिए सेविंग को डिमांड करेगा जहां तक उसका एक्सपेक्टेड नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल गुड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा। क्योंकि कैपिटल गुड्स का जो स्लोप है या एमआरपी कर्व है कैपिटल गुड्स के रेफरेंस में उसका स्लोप डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो सेविंग के लिए डिमांड कर्व होगा जिसे हमें कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसका भी स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। या तो क्लियर हो गई, क्योंकि एमआरपी कर्व क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसी वजह से जो डिमांड फॉर सेविंग का कर्व होगा वो भी कैसा होगा, वो भी डाउनवर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड फॉर सेविंग रिक्वायर्ड टू परचेज कैपिटल गुड्स। यानी कि अगर डिमांड सेविंग की डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और सेविंग की डिमांड अगर कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। या कह सकते हो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर द डिमांड फॉर सेविंग विल बी लेस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर द डिमांड फॉर सेविंग विल बी मोर। तो डाउनवर्ड स्लोप के लिए मैंने इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द कर्व जिसे मैंने एमआरपी के नाम से डिफाइन किया है, जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिमांडेड को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल डिमांडेड या डिमांड फॉर सेविंग OM के बराबर है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से कम होकर OR डैश रह जाता है तो यही जो डिमांड है सेविंग की वो OM से बढ़कर OM डैश हो जाती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सप्लाई ऑफ सेविंग। ये सेकंड साइड होगी, पहली साइड थी डिमांड फॉर सेविंग, और हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ सेविंग की। क्या कहती है थ्योरी सप्लाई ऑफ सेविंग के रेफरेंस में, कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए हमें जिस मनी की रिक्वायरमेंट है या एंटरप्रेन्योर को जिस मनी की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल कराया जाता है उन पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा जो अपनी करंट इनकम में से सेव करते हैं। भाई जो सेविंग रहेगी डिफरेंट पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही तो इस पर्टिकुलर मनी की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करेंगे। लेकिन जब हम सेविंग की बात करते हैं तो इसमें एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है और इसे हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ वेटिंग फॉर द फ्यूचर एंजॉयमेंट ऑफ सेविंग। यानी कि आपको अपने सेविंग को एंजॉय करने के लिए फ्यूचर में वेट करना होता है। लेकिन जब हम जनरल टेंडेंसी की बात करते हैं लोगों की तो वो फ्यूचर के कंपैरिजन में प्रेजेंट में एंजॉयमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब आप अगर ये चाहते हो कि लोग प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में एंजॉयमेंट करें अपनी सेविंग का, तो इसके लिए आपको उन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है उनके सेविंग पर एज अ रिवॉर्ड, जैसे कि आप उन्हें परसुएट कर सको सेव करने के लिए और इस अमाउंट को लैंड करने के लिए टू द एंटरप्रेन्योर। तो इसी वजह से आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी ही सप्लाई ऑफ सेविंग ज़्यादा होगी, और जितना ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सप्लाई ऑफ सेविंग उतनी ही कम होगी। इसका मतलब जो इसका
कर्व होगा सेविंग का, इट विल बी स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसा कि मैंने डायग्राम में यहाँ रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पर मैंने एक अमाउंट ऑफ कैपिटल सप्लाइड को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया है। एस एस इज द सप्लाई कर्व। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर है, देन ओ एम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सप्लाइड, एंड व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ओ आर टू ओ आर डैश, ये अमाउंट बढ़कर ओ एम से ओ एम डैश हो जाती है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सप्लाई ऑफ सेविंग की। क्लियर है? अब हम बात करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कैसे हम डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये डिफाइन करती है थ्योरी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग, और डिमांड फॉर सेविंग एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। The rate of interest at which demand for saving and supply of saving are in equilibrium will be the rate determined in the market। यानी कि डिमांड फॉर सेविंग और सप्लाई ऑफ सेविंग के जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के रेफरेंस में जो इंटरेस्ट डिटरमाइंड होता है उसे हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर फॉलो करते हैं, और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर एक्टिविटीज़ को मार्केट में फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? सो दिस इज द कर्व वेयर ऑन एक्स एक्सिस आई हैव रिप्रेजेंटेड वॉल्यूम ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड ऑन वाई एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई इज द demand curve for saving, or we can say it is the curve for investment, and SS is the supply of saving. Both these curves are intersecting at the point E. This point E is known as the equilibrium point। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी है, SS है सेविंग का सप्लाई कर्व, II है डिमांड कर्व ऑफ सेविंग टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स। ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट ई को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर एस एस और आई आई दोनों इक्वल हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज नोन एज द ओ आर, और इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग ओ एम अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट हो रही है। ये वो पर्टिकुलर अमाउंट है जो लेंड की जाएगी, जो बोरोड की जाएगी, और इतनी ही मनी इन्वेस्टेड की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो डिमांड फॉर सेविंग है वो सप्लाई ऑफ सेविंग के एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम डिमांड फॉर सेविंग और सप्लाई ऑफ सेविंग के बेसिस पर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।